लिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम विकास है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नैका छपरा में रहता हूँ। ये जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये मेरे खुद के ऊपर घटित हो चुका है। ये कहानी शुरू होती है आज से 3 साल पहले, जब भारत सहित लगभग सभी देशों में कोरोना का कहर था। उस वक्त मैं मुंबई में फंसा हुआ था। ज्यादा पढ़ा लिखा ना होने की वजह से मुझे अपना घर चलाने के लिए पुताई का काम करना पड़ता था। मेरे घर पे पैसों की तंगी होने की वजह से मुझे ज्यादातर बाहर ही रहना पड़ता था। दरअसल अभी मुझे मुंबई आए लगभग 6 महीने ही हुए थे कि कोरोना का कहर इतना बढ़ गया कि मुंबई सहित पूरे भारत में लॉकडाउन लग चुका था। अब लॉकडाउन लगने की वजह से मेरा काम भी बंद हो गया था। मेरी जेब भी धीरे धीरे अब खाली होने लगी थी। फिर ऐसे ही एक रात, जब रात के 10 बज रहे थे और मैं इन्हीं सब ख्यालों में खोया हुआ था कि अचानक मेरे घर से कॉल आया। मैंने फोन उठाया तो मैंने देखा कि घर से मेरे पापा का कॉल था। दरअसल मेरे पापा थोड़े कमजोर दिल है, उन्हें मुझे लेकर बहुत फिक्र होने लगी थी कि कहीं मैं कोरोना में चपेट में ना आ जाऊं। इसलिए मेरे सभी घर वाले मुझे फौरन ही घर पर आने के लिए बोल रहे थे। मैंने बहुत ही समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरे पापा मानने को बिल्कुल भी तैयार ही नहीं थे। अब मैं भी सोच रहा था कि सभी ट्रेन और बसें बंद है तो मैं घर जाऊं तो जाऊं कैसे, कि तभी अचानक ही मुझे एक तरकीब सूझी कि क्यों ना मैं एक सेकंड हैंड बाइक ले लूं और बाइक से घर के लिए निकल जाऊं। अब अगली सुबह ही मैं बाइक लेने के बारे में सोचकर सो गया। अब जैसे मैं सुबह उठा तो अपने आसपास के कुछ लोगों से संपर्क किया कि मुझे एक सेकंड हैंड बाइक दिला दे। बहुत ही ज्यादा कोशिश करने के बाद मुझे एक प्लेटिना बाइक बड़े सस्ते दाम पर मिल तो गई, लेकिन मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था कि बाइक से इतना लंबा सफर तय करना ठीक भी है या नहीं। खैर, मैं बाइक लेकर अपने रूम पर आकर अब इन सब के बारे में सोच ही रहा था कि मेरे दरवाजे पर एक दस्तक हुई। मैंने फौरन ही उठकर देखा तो मेरे बगल के रूम में रहने वाले मेरी ही तरह वर्कर था। दरअसल उसका नाम रितेश था और हमें एक साथ काम करने की वजह से अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। पर हैरान की बात तो ये थी कि हम दोनों ही उत्तर प्रदेश से थे। पर इससे पहले कि मैं रितेश से कुछ पूछता कि तभी रितेश ने घबराती हुई आवाज में कहा, विकास, मेरे पापा की तबीयत बहुत ही नाजुक है। इस वक्त लॉकडाउन की वजह से मैं घर पर नहीं जा पा रहा हूँ और मेरा घर जाना बहुत जरूरी है। प्लीज मेरी कुछ मदद कर दे भाई। मैंने उसे हिम्मत देते हुए कहा, अरे भाई रितेश, तू टेंशन मत ले। ये बाइक देख रहा है, मैंने इसे घर जाने के लिए खरीदा है। अभी मैं भी परेशान था कि मैं अकेले बाइक से घर कैसे जाऊं कि तू मिल गया, और तेरे पापा की तबीयत इतनी नाजुक है तो देरी किस बात की। जा सामान पैक कर, हम आज शाम को यूपी के लिए रवाना हो जाएंगे। रितेश मुझे धन्यवाद करते हुए अपना सामान पैक करने चला गया। अब मुझे भी थोड़ी हिम्मत मिल गई थी क्योंकि अब हम 2 लोगों को एक साथ जाना था। अभी लगभग शाम के 4 बज रहे थे। मैं भी अपना सामान पैक करने चला गया और अब वो घड़ी आ चुकी थी जब हमें अपने अपने घर के लिए निकलना था। शाम के तकरीबन 7 बज रहे थे। मैं और रितेश से एक साथ बाइक से मुंबई से उत्तर प्रदेश की ओर बड़े ही हिम्मत के साथ निकल दिए। अब लॉकडाउन लगे होने की वजह से हमें ऐसे रास्ते से जाना था जिसमें पुलिस की चेकिंग ना हो, क्योंकि अगर गलती से भी हम पकड़े जाते तो हमारा खैर नहीं था। अब मैंने बहुत ही समझदारी से आउट ऑफ सिटी से दूर कहीं सुनसान रोड से बाइक भगाने लगा ताकि इंस्पेक्टर या कर्मचारी की हम पर नजर न पड़ जाए। अब इसी डर की वजह से हम ऐसे रास्ते से होकर गुजर रहे थे जिसके बारे में हमें जरा भी खबर नहीं थी। और अभी रात के 11 बजने को आ गए थे और हम दोनों किसी अनजान रास्ते से होकर जा ही रहे थे कि अचानक ही बिना मौसम तेज बारिश होने लगी। दिसंबर के महीने में बारिश का होना हम दोनों को हैरान कर रहे थे। अब हम बाइक पे होने की वजह से भीगने लगे थे। रितेश ने मुझसे गाड़ी कहीं घर के पास लगाने को कहा, लेकिन जंगल में किसका घर होता भला। मैं उसी जोरदार बारिश में अपनी बाइक को भगाए जा रहा था कि तभी मुझे कुछ दूरी पर एक बड़ा सा बरगद का पेड़ दिखा। तभी मैंने सोचा कि जब तक बारिश बंद नहीं हो जाती हम बरगद के पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। तभी रितेश ने मुझसे कहा, रात में किसी बरगद के पेड़ के नीचे नहीं रुकते। कहा जाता है कि रात में बरगद के पेड़ पर बुरी शक्तियों का वास होता है। चला के कहीं घर या ढाबा दिखेगा तो रुक जाएंगे। मैंने भी रितेश की बात मानते हुए अब आगे निकल ही रहा था कि उसी बरगद के पेड़ के नीचे आकर हमारी बाइक बंद पड़ गई। मैंने बाइक चेक करते हुए रितेश से बोला, भाई बाइक में तो सब ठीक ही लग रहा है और पेट्रोल भी पूरा है, फिर क्या हो गया इसको। रितेश ने मुझे थोड़ी डरी आवाज में कहा, भाई मैं बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो आगे देख, कोई मदद के लिए मिल जाए।
फिर मैं आगे किसी इंसान की तलाश में चला तो गया, लेकिन मेरे दिमाग में तो बस एक सवाल गूंज रहा था कि इतनी रात में बारिश के मौसम में जंगल के रास्ते पर भला कौन जाएगा, जिसमें लॉकडाउन भी लगा हुआ है। अभी हम लगभग नासिक पहुंचे ही थे कि अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मैंने जंगल की एक तरफ देखा तो वहां पर एक छोटी सी कुटिया में लालटेन जल रही थी। फिर मैं तुरंत उस कुटिया की ओर बढ़ा और सोच ही रहा था कि शायद हमें यहाँ से कोई मदद मिल जाए। और फिर जब मैंने उस कुटिया पर जाकर आवाज लगाई, कोई है, हमें थोड़ी मदद की जरूरत है, कि मेरी आवाज सुनकर एक बहुत ही खूबसूरत सी औरत जो एक नजर में किसी भी आदमी का मन मोह ले, जिसने काले रंग की साड़ी पहन रखी थी, उस औरत की उम्र दिखने में 20 से 21 साल की लग रही थी। मैं तो उस औरत को देख मोहित हो चुका था। तभी उस औरत ने मुझे जोर से कहा, बोली क्या मदद चाहिए आपको? तभी मैंने हड़बड़ाते आवाज में उस औरत से कहा, वो हमारी बाइक खराब हो गई है। मेरी बात सुनकर उस औरत ने कहा, आप अकेले नहीं हैं? फिर मैंने हड़बड़ी में कहा, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा एक दोस्त भी है, मैं अभी लेकर आता हूँ उसे। उस औरत ने थोड़ी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है। फिर मैं तुरंत रितेश के पास दौड़ पड़ा और मैं उस बड़े से बरगद के पास पहुंच गया तो मैंने देखा कि वहां पर ना तो रितेश था और न ही मेरी बाइक। मैंने घबराहट में आवाज लगाई तो मुझे दर्द से कराहते हुए रितेश की आवाज मेरे कान तक पहुंची तो मैंने देखा कि रितेश कुछ ही दूरी पर जंगल के किनारे बाइक के नीचे दबा पड़ा दर्द से करा रहा था। अब मैंने तुरंत ही बाइक उठाई और रितेश को उठाते हुए पूछने लगा कि ये कैसे हुआ। तभी मेरी बात सुनकर रितेश ने जवाब दिया कि मैं बाइक को किक से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था कि अचानक ही बाइक स्टार्ट हो गई और फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई बैठा है और बाइक पूरी तरह से मेरे कंट्रोल से बाहर हो गई और मैं बाइक के नीचे आ गया। मैंने बहुत ही कोशिश की बाइक को उठाने की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बाइक का वजन बहुत ही बढ़ गया है। मैंने रितेश से कहा कि सामने एक कुटिया है जिसमें एक औरत है, चल आज रात वहीं रुकते हैं, कल सुबह होते ही निकल जाएंगे। लेकिन रितेश अब यहाँ 1 मिनट भी रुकने को तैयार नहीं था। रितेश घबराते हुए मुझसे कहने लगा कि विकास तू मेरी बात समझ, यहाँ जरूर किसी बुरी शक्ति का वास है, तू चल यहाँ से, अब बारिश भी बंद हो चुकी है। लेकिन मैं रितेश की बात सुनने को तैयार ही नहीं था क्योंकि उस कुटिया में रहने वाली खूबसूरत सी औरत ने मेरा पूरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। मैं तो अब जिद पर अड़ा था कि अब मैं सुबह ही निकलूंगा। रितेश के लाख मना करने पर भी मैंने उसकी एक ना सुनी और मैं और रितेश उस कुटिया के पास बाइक लगाकर पहुंचे। जब मैंने उस कुटिया में आवाज लगाई तो वही खूबसूरत औरत दरवाजे पर आई। मैंने उस औरत से कहा, क्या हम अंदर आ सकते हैं? तभी उस औरत ने हमें अंदर आने को कहा। फिर हम दोनों उस छोटी सी कुटिया के अंदर पहुंचे। उस औरत को देखकर रितेश भी पूरी तरह से उस औरत के रूप के माया जाल में फंस गया था। उस कुटिया के अंदर 2 पुरानी सी खाट थी जिस पर उस औरत ने एक पुरानी सी चटाई बिछाकर हमें आराम करने को कहा और उसी कुटिया में एक छोटी सी जगह पर लकड़ी जलाकर मिट्टी के बर्तन में कुछ पका रहे थे। तो मैंने उस औरत के थोड़े पास जाकर पूछा, इतनी रात को क्या बना रहे हैं आप? तो मेरी बात पर उस औरत ने जवाब देते हुए कहा, आप लोग पूरी तरह से भीग चुके हैं, कहीं आप लोगों को जुकाम ना हो जाए इसलिए काढ़ा बना रही हो। मैंने कहा, एक बात पूछें? तो उस औरत ने हाँ में जवाब देते हुए कहा, हाँ पूछिए ना। मैंने तुरंत ही उस औरत से कहा, आप इतने सुनसान इलाके में एक छोटी सी कुटिया में अकेली रहती हैं, आपका परिवार कहाँ है? क्या आपको डर नहीं लगता इस जंगल में? तो मेरे इस सवाल पर उस औरत ने कहा, मेरा कोई परिवार नहीं है और ये जंगल ही मेरा घर है। मैंने उस औरत से थोड़ी धीमी आवाज में पूछा, तो आपका कोई परिवार ही नहीं है? उस औरत ने जवाब देते हुए कहा, ये बहुत ही लंबी कहानी है। तभी मैंने कहा, क्या कहानी है बताइए ना। तो मेरी इस बात पर उस औरत ने अपनी आप बीती कहानी सुनाते हुए कहने लगी, मेरा नाम अनामिका है और आज से 25 साल पहले इसी जंगल के बगल में एक रावपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में मेरे पापा और मेरी माँ रहते थे। मेरे पापा और मम्मी के शादी के तकरीबन 5 साल बीत गए थे और उनकी कोई वारिस नहीं था। बहुत ज़्यादा पूजा पाठ मंत्र उच्चारण के बाद मेरा जन्म हुआ, लेकिन मेरे जन्म लेते मेरी माँ की मृत्यु हो गई, जिसके बाद से मेरे पापा मुझे अपनाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। लेकिन गांव वालों के समझाने पर मेरे पापा मुझे पालने लगे। अभी मैं 5 साल की हुई थी कि अचानक मेरे पापा की भी मौत हो गई। फिर मैं एकदम से अनाथ हो गई। मेरे पापा के जाने के बाद मेरे गाँव के पुजारी ने मेरा पालन पोषण किया। अभी मेरे पापा को गुजरे अभी 2 महीने हुए थे कि उस गांव में एक महामारी आ गई, जिससे पीड़ित होकर लोगों की कुछ ही घंटों के अंदर मौत हो गई। अब इन सभी घटनाओं को लेकर गांव वाले मुझे दोषी ठहरा रहे थे।
कुछ गांव वाले तो ये तक कह रहे थे कि इसने जन्म लेते अपने माँ को खा लिया, अपने बाप को मार दिया, अब गांव वालों को मारना चाहती है। कुछ लोग मुझे डायन कह रहे थे तो कुछ तो मुझे मरने के लिए उतारू हो गए थे। फिर एक दिन पूरा गांव वाले मुझे मारने के लिए आक्रोश में मेरे उन पंडित जी का घर जला दिया और मुझे मारने के लिए पंडित जी का पूरा घर छान मारा, लेकिन मैं कहीं नहीं मिली क्योंकि पंडित जी ने पहले ही मुझे घर से भगा दिया था और मैं यहाँ पर आकर छिप गई। और फिर 1 साल के अंदर ही उस महामारी से सभी गांव वाले मारे गए। दोस्तों, उस औरत से फिर मैंने कहा, आपको यहाँ रहने में कोई तकलीफ नहीं होती है? जैसे आजकल के लोगों से डर नहीं लगता आपको? आप अभी कुंवारी हैं? तभी उस औरत ने मेरी बात काटते हुए कहा, नहीं, मुझे किसी का डर नहीं है। ये लीजिए, आप दोनों का काढ़ा तैयार हो गया है, आप दोनों इसे पी लीजिए और आराम कीजिए। और हाँ, कल सुबह आपको जाना भी है। मुझे अब उसकी कहानी सुनकर थोड़ा शक होने लगा था, इसलिए मैंने काढ़ा पीने का दिखावा किया, लेकिन मैंने पिया नहीं। वहीं रितेश ने थोड़ा काढ़ा पी लिया था। उस औरत के थोड़े दूर जाने पर मैंने रितेश को समझाते हुए कहा, चल अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है भाई। लेकिन काढ़ा पीने की वजह से रितेश नशे में चला गया था। दरअसल उस औरत ने काढ़े में कुछ नशीले पदार्थ मिला रखे थे। अब रात के तकरीबन 2 बज रहे थे और मैं रितेश को अपने साथ चलने के लिए उठा ही रहा था कि अचानक ही वही औरत हमारे पास आई। लेकिन देखते ही देखते खूबसूरत सी जवान दिखने वाली महिला एकदम से बूढ़ी और भद्दी दिखने लगी। उस औरत को लगा था कि हम दोनों काढ़ा पीने की वजह से नशे में होंगे, लेकिन मैंने उस काढ़े को नहीं पिया था, जिसकी वजह से मैं पूरी तरह से होश में था। अब उस औरत का ये रूप देखकर हम हक्के बक्के रह गए थे। अब इससे पहले कि वो औरत हमारे साथ कुछ करते, हमने तुरंत ही सारा सामान वहीं छोड़कर एक बैग जिसमें कुछ पैसे और मेरा फोन था, तो रितेश और मैं बिना पीछे मुड़े जोर से अपनी बाइक की ओर भागे और वो औरत भी हमारे पीछे आने लगी। लेकिन इस बार हमारी किस्मत ने हमारा साथ दिया कि हमारी बाइक स्टार्ट हो गई। तभी मैं जोर से अपनी बाइक को सामने की ओर भगाने लगा। अब हम लगभग उस जगह से काफी दूर निकल चुके थे और अब सुबह के 3 बजने को आए थे कि रितेश ने टॉयलेट का इशारा करते हुए मुझसे कहा, भाई गाड़ी रोकना, मैं बस 2 मिनट में आया। मैंने भी गाड़ी रोकते हुए कहा, ठीक है, पर ज्यादा दूर मत जाइयो। रितेश वहीं पास में सड़क के किनारे जंगल के थोड़े अंदर टॉयलेट करने निकल गया। अब मैं वहीं सड़क के किनारे रितेश का इंतजार करने लगा। तभी काफी वक्त निकल गया लेकिन रितेश नहीं आया। फिर अचानक ही मुझे एहसास हुआ कि मेरे पीछे की सीट पर कोई बैठा है। तभी मैंने डरते हुए पीछे घूम कर देखा तो रितेश था। मैंने कहा, यार तूने तो डरा ही दिया। तभी उसने आगे चलने का इशारा किया और वो खामोशी से बैठा रहा। मैं भी अब बाइक सामने की ओर भगाने लगा। काफी देर से रितेश खामोश बैठा था तो मैंने उससे थोड़ी मजाकिया अंदाज में कहा, अरे तेरे दिमाग से अभी भी उस औरत का भूत नहीं उतरा है क्या? पर उसने मेरी इस बात पर कोई जवाब ना दिया और मेरे गर्दन पर बड़े अजीब तरीके से हाथ फेरने लगा। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि सड़क के किनारे उसी जंगल में एक शमशान घाट में कुछ अघोरी एक जलती चिता के सामने कुछ साधना कर रहे थे। तभी मुझे लगा कि मेरे मोबाइल पर किसी का फोन आ रहा है, तो मैंने वही शमशान घाट से कुछ ही दूरी पर गाड़ी लगाकर जैसे ही फोन उठाया तो सामने वाले की आवाज सुनते ही मेरे हाथ पांव सुन्न पड़ गए कि तभी अचानक ही किसी ने मेरी गर्दन पर किसी नुकीली चीज से मारा और मैं वहीं बेहोश हो गया। और फिर जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं उसी शमशान घाट में था और वो अघोरी मेरे सामने बैठे हुए थे। मुझे अपनी गर्दन पर बहुत तेज दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी जानवर ने पंजा मार दिया हो। मैंने उन्हीं अघोरियों से पूछा, मैं यहाँ कैसे? तभी उन अघोरियों में से एक अघोरी ने जवाब देते हुए कहा, कल रात वो तुम्हारा भी शिकार कर लेती जैसे तुम्हारे दोस्त का किया। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम हमें दिख गए और तुम आज सही सलामत हो। दरअसल कल रात जब मैंने फोन उठाया तो रितेश की दर्द से कराहती आवाज मेरे कानों में पड़ी। मुझसे कह रहा था कि वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी और एक चीख के साथ फोन कट गया। मैंने उस अघोरी से कहा कि आप उस औरत को जानते हैं क्या? तो मेरी बात पर उस अघोरी ने उस औरत के बारे में बताते हुए कहा कि रावपुर गांव में एक लड़की के पैदा होने के बाद उसके माँ बाप मर गए और गांव में महामारी की वजह से गांव वालों ने उस लड़की को गांव से निकाल दिया। तब से उन गांव वालों से बदले की इच्छा लिए उसने एक बरगद के पेड़ के नीचे फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। तब से उस सड़क से जो भी रात के वक्त गुजरता है जिंदा लौट कर नहीं आता। तुम खुशकिस्मत हो कि जिंदा बच गए। दोस्तों, उस अघोरी ने अपनी अघोर साधना से मुझे एक ताबीज पहनाते हुए कहा, जाओ अब तुम सुरक्षित हो। फिर उसके बाद मैं तो अपने घर चला आया, लेकिन मेरे दोस्त रितेश की मौत का मुझे बहुत ही अफसोस था कि मैं उसे बचा नहीं पाया। फिर मैं रितेश के घर पहुंचा
और उसके पापा का इलाज कराया। जब रितेश के पापा पूरी तरह से ठीक हो गए तो मैंने सारी घटना के बारे में रितेश के घर वालों से बताया। रितेश की मौत से उसके घर परिवार पूरी तरह से टूट गया। मैंने फैसला किया कि रितेश के मम्मी पापा अब हमारे साथ ही रहेंगे। और दोस्तों, आज भी उस चुड़ैल को मुक्ति नहीं मिली है। कहा जाता है कि रात के वक्त जो भी उस रास्ते से गुजरता है वो जिंदा लौटकर घर नहीं जाता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।